हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम टेट्रापॉड के लिम्ब को देखा जाए तो टेट्रापॉड के लिम्ब के अंदर, जैसे हम हाथ की बात की जाए तो हाथ के अंदर सबसे पहले ह्यूमरस बोन होती हैं। यदि लेग होगा तो फीमर होगी। उसके बाद में रेडियस अल्ना मिलेगी, पैर के अंदर टिबिया फिबुला मिलेगी। बाद में कार्पल्स होगी, पैर के अंदर टार्सल्स होगी। मेटाकार्पल हाथ में होगी, फिर बाद में पैर के अंदर मेटाटार्सल्स होती हैं और लास्ट में डेक्टाइलिस या फेलेंजेस होती है। इस तरह से कोई भी लिम्ब होता है उसके अंदर 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं लिम्ब को। सबसे पहले जो ह्यूमरस या फीमर वाला पार्ट होता है उसको हम स्टाइलोपोड कह सकते हैं। फिर बाद में रेडियस अल्ना या टिबिया फिबुला वाले रीजन को हम ज़िगोपोड कह सकते हैं। और लास्ट में कार्पल से फिंगर्स तक के जो पार्ट है वहाँ उस पार्ट को हम ऑटोपोड कह सकते हैं। तो किसी भी लिम्ब के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड और ऑटोपोड्स। यहाँ कोई भी लिम्ब का जनरेशन होता है तो हर एक लिम्ब के अंदर 3 एक्सिस होती हैं। एक प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एक डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस को हम देखें लिम्ब के अंदर तो कोई भी लिम्ब होता है हाथ या पैर, उसके अंदर जो गर्डल से जुड़ा हुआ है, जो पार्ट, जैसे कंधे से ह्यूमरस बोन जुड़ी हुई है और इस वाले रीजन को हम कह सकते हैं, या इस वाले भाग को हम प्रॉक्सिमल या पहले वाला भाग कह सकते हैं। अंगुलियों की ओर दूरस्थ भाग होता है जिसको हम डिस्टल पार्ट कहते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर के हिसाब से देखा जाए तो अंगूठे की ओर एंटीरियर पार्ट कहते हैं, एंटीरियर एक्सिस मानते हैं उसको। और जो लिटिल फिंगर होती हैं, छोटी अंगुली होती हैं, उस साइड में हम इसको पोस्टीरियर एक्सिस मानते हैं। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे हथेली की सरफेस होती है वह वेंट्रल सरफेस होती है और नाखून की ओर की सरफेस होती है वो डोर्सल या नकल सरफेस जो होती है वह डोर्सल होती है। जब टेट्रापॉड के लिम्ब का जनरेशन होता है तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जैसे कोई भी, यह एक सैलामेंडर का एम्ब्रियो है, टेल बड स्टेज का। इस दौरान इसके अंदर अभी टेल बनने के बड्स बन चुके हैं। यहाँ पर इसके अंदर सोमाइट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस एम्ब्रियो के अंदर होक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है। जब होक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनते हैं, जैसे मैंने नाम लिखे हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX5 एंड TBX4, 2 तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनते हैं। इन TBX ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से मेसेनकाइम सेल्स बनती हैं इस एम्ब्रियो के अंदर, और वह मेसेनकाइम सेल्स क्या करेगी, लिम्ब के फील्ड बना लेगी। लिम्ब के फील्ड के हिसाब से जिन सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 5 का एक्सप्रेशन होता है उन मेसेनकाइम सेल्स के द्वारा फोरलिम्ब का फॉर्मेशन या फोरलिम्ब फील्ड बना दिया जाएगा। और जिन सेल के अंदर TBX4 का एक्सप्रेशन होता है वह सेल हिंड लिम्ब फील्ड बनाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टेट्रापॉड है का एम्ब्रियो है। यहाँ पर इसके आगे की ओर यहाँ पर फोरलिम्ब का एक सर्कल बन गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फोरलिम्ब सर्कल बन गया, एक फील्ड बन गया है, और हिंड लिम्ब का भी फील्ड बन चुका है मेसेनकाइम सेल्स के एग्रीगेशन की वजह से। यहाँ पर जो फोरलिम्ब फील्ड होता है फर्स्ट थोरेकिक वर्टिब्री की जंक्शन पे या उसके लेवल पे बनता है। जहाँ पर फर्स्ट थोरेकिक वर्टिब्री स्टार्ट हो रही है उस जगह पर फोरलिम्ब फील्ड बनता है। और यहाँ हर एक लिम्ब फील्ड के अंदर कुछ पार्ट होते हैं, जैसे फोरलिम्ब फील्ड के अंदर सेंटर वाला जो पार्ट है, सेंटर की मेसेनकाइम सेल्स होती हैं वह तो फोरलिम्ब बनाती हैं, और जो पेरिफेरल वाले पार्ट होता है ना वह हमेशा गर्डल बनाता है। तो हम दोनों फील्ड को देखें तो पेरिफेरल वाला पार्ट पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल बनाता है, और सेंट्रल पार्ट होता है वह लिम्ब का जनरेशन करता है। यहाँ हम फोरलिम्ब फील्ड के अंदर एक और पार्ट होता है इसी का, जब जो पेरिफेरल का आधा पार्ट होता है उसको हम पेरीब्रेंकियल फ्लैंक रीजन भी कह सकते हैं। इसके अंदर परिधीय भाग का एक और नाम है पेरीब्रेंकियल फ्लैंक रीजन। जब फोरलिम्ब फील्ड बन जाते हैं और हिंड लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिम्ब की बड बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेसेनकाइम सेल्स होती हैं। उन मेसेनकाइम सेल्स की संख्या भी बढ़ती जाती है
इस वजह से एक उभार बन जाता है जिसको हम लिम्फ बड कहते हैं। वहाँ पर 4 लिम्फ बड बनेंगे चारों तरफ, क्योंकि 2 हाथ बनाएंगे 2 पैर बनाएंगे। तो यहाँ पर इस जो लिम्फ बड के अंदर सोमाइट्स भी आ जाते हैं उसकी बॉडी से, और लेटरल प्लेट मेसोडर्म भी आ जाती हैं। इस कारण इसके अंदर इन चीज़ों का एग्रीगेशन हो जाते हैं, सोमाइट्स और लेटरल प्लेट मेसोडर्म का। यहाँ पर क्या होता है, जब लिम्फ बड बनने के बाद में जो मेसेनकाइम सेल्स है, उन मेसेनकाइम सेल के द्वारा कुछ पैराक्राइन फैक्टर सिक्रीट होते हैं, जैसे एग्जांपल हैं एफजीएफ, मैंने एक एग्जांपल दिया है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। जब यह सिक्रीट होता है तो यह जो पैराक्राइन फैक्टर सोमाइट्स के पास भी जाता है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म के पास भी जाता है, इन जो बच रही कुछ मेसेनकाइम सेल्स हैं इनके पास भी जाता है, जिसकी वजह से ये सेल्स डिफरेंशिएशन करेगी और डिफरेंशिएशन करके सोमाइट्स के द्वारा मसल्स बनेगी और लेटरल प्लेट मेसोडर्म के द्वारा स्केलेटल प्रिकर्सर, मतलब देखो स्केलेटन का बायोसिंथेसिस करता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। और यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है कि इस लिम्ब के टर्मिनल पोजीशन पर कुछ मेसेनकाइम सेल्स रह जाती हैं जिनको हम प्रोग्रेस जोन कह सकते हैं, एपिकल एक्टोडर्मल रिज भी कह सकते हैं इसको, AER सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ लिम्ब का ऑर्गेनाइजर का काम करता है यहाँ पर AER। तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब लिम्ब बड बनती है और ग्रोथ करती है तो सबसे पहला पार्ट बनता है स्टाइलोपोड। यहाँ पर स्टाइलोपोड बन जाता है, स्टाइलोपोड के आगे जुगोपोड बन जाता है। अब जुगोपोड से हमारे को इसके एंड पर एक ऑटोपोड बनाना है, तो इस तरह से और ग्रोथ होती है और ऑटोपोड बन जाता है। अब अंगुलियों का या फिंगर्स का फॉर्मेशन करना होता है तो लास्ट वाली स्टेप के अंदर इसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस करना ज़रूरी होता है या एपोप्टोसिस भी करना होता है, कि सेल डेथ करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि अंगुलियों के बीच के जो पार्टीशंस है उन पार्टीशंस को बनाने के लिए बीच की सेल्स को हम को डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उनका। तो इस वजह से यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं अपन, पहला चिक का पढ़ते हैं, सेकेंड डक का पढ़ते हैं। 3 तरह के एपोप्टोटिक जोन्स होते हैं इसके अंदर। पहला आता है इंटरडिजिटल एपोप्टोसिस। इंटरडिजिटल जैसे नाम में अर्थ छिपा है, अंगुलियों के बीच में एपोप्टोसिस होगा। तो इस तरह के एपोप्टोसिस की वजह से क्या होगा कि जो चिक होता है उनके अंदर हम चिक के लेग को अपन देखते हैं तो अंगुलियां सारी अलग अलग होती है अपनी तरह ही। तो यहाँ पर इनका एपोप्टोसिस का जो रीजन है, जो डार्क बनाया हुआ वो ज़्यादा है। और जो डक होती हैं उस डक में अपन देखते हैं कि फिंगर्स के बीच में वेब होता है। इस वेब की वजह से क्या होता है, इनके अंदर एपोप्टोसिस जो होता है वो कम होगा। तो यहाँ पर भी जो डक के अंदर डार्क रीजन कम है कंपेयर करें तो चिक से। पहला तो ये हो गया। सेकंड आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एपोप्टोसिस। इंटीरियर एपोप्टोसिस रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला के बीच में होता है। यहाँ पर चिक के अंदर यह एपोप्टोटिक जोन ज़्यादा होता है और डक में कम होता है। एक्सटीरियर एपोप्टोसिस जो होता है एक लिम्ब को एक स्पेशल शेप देने के लिए जो डार्क रीजन बना हुआ है वह है एपोप्टोटिक जोन है या नेक्रोटिक जोन है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर डक में वह भी कम है। एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंटरडिजिटल तीनों ही जोन डक में कम होते हैं और चिक के अंदर ज़्यादा होते हैं। इस तरह से 3 रीजन बनकर एक कंप्लीट लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर इस लिम्ब के जनरेशन के लिए कुछ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन जीन्स के द्वारा स्पेशल टाइप के सिग्नल सिक्रेट होते हैं। वो सिग्नल स्पेशल टाइप के टारगेट पर जाते हैं और एक अक्ष बनती है। जैसे 3 तरह की एक्सिस है आपके पास, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। सबसे पहले हम पीछे से आगे की ओर पढ़ते हैं। पीछे से आगे की ओर पढ़ते हैं कि एक एपिकल एक्टोडर्मल रिज AER के द्वारा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 4, 8 और 10 का सिक्रीशन होता है। वह मेसेनकाइम सेल्स के अंदर जाता है, सेल्स के अंदर हॉक्स जीन को एक्टिवेट करता है। टारगेट हो गया इनके सिग्नल्स का, और हॉक्स जीन के एक्टिवेशन की वजह से प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस बनती हैं। तो यहाँ पर हॉक्स जीन के भी टाइप होते हैं, जैसे हॉक्स 9, हॉक्स 10, 11, 12 और 13 आप याद रख सकते हो। हॉक्स 9 और 10 की वजह से स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन होता है। हॉक्स 11 की वजह से च्यूगोपोड बनता है।
होक्स 12 और 13 की वजह से ऑटोपोड का फॉर्मेशन होता है। अगर होक्स 12, 13 अगर नहीं होंगे तो वहाँ पर उसके अंदर अंगुलियाँ बनेगी नहीं। तो होक्स जीन के भी टाइप्स होते हैं। सेकंड, हमारे को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब कि अंगूठा और छोटी अंगुली वाली एक्सिस बनानी होती है। तो यहाँ के लिए जो इंड्यूसर होता है वो ZPA होता है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। इसके द्वारा सोनिक हेजोग का सिक्रेशन होता है, एक फैक्टर है पैराक्राइन फैक्टर, जब निकलता है तो होक्स डी जीन्स को एक्टिवेट कर देता है और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन जाती है। लास्ट है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बनानी है, मतलब पाल्म और नक्कल वाले पार्ट को हम देखें तो डोर्सल एक्टोडर्म के द्वारा WNT4A सिग्नल सिक्रीट होता है और वह सिग्नल LMX1 जीन को जाता है, जिसकी वजह से डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बनती है। तो इस तरह से ये कुछ इंड्यूसर्स होते हैं जिनसे सिग्नल्स निकलते हैं, वो सिग्नल स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करके एक स्पेशल टाइप की एक्स बनाएंगे या एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि AER एक ऑर्गेनाइजर का काम करती हैं। हम यहाँ पर AER और मेसेंकाइम सेल के बीच के इंटरेक्शंस को भी देख सकते हैं कि अगर इसमें से अगर फर्स्ट कंडीशन है, यदि किसी एनिमल के अंदर हम AER को हटा देंगे तो उसके अंदर लिम्ब की जो स्ट्रक्चर्स है या डिस्टल लिम्ब की स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके अंदर नहीं बनेगी। यदि सेकंड कंडीशन में आप किसी एनिमल के अंदर एक्स्ट्रा AER को और ऐड कर दे लिम्ब के अंदर, तो उसके अंदर डिस्टल लिम्ब की स्ट्रक्चर्स का डुप्लीकेशन हो जाता है कि वह डबल बनेगी। फिर थर्ड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को पता है कि AER के द्वारा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर हम AER को फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो क्या चेंजेस होंगे? कोई चेंज नहीं होगा। अगर AER को हटा दिया और आपने FGF अवेलेबल करवा दिया तो नॉर्मल लिम्ब बनेगा। थर्ड के बाद फोर्थ कंडीशन और अप्लाई कर सकते हैं कि आपने लेग मेसेंकाइम सेल्स जो हैं उस लेग मेसेंकाइम सेल को हटाकर वहाँ पर नॉन लिम्ब मेसेंकाइम सेल लगा दी। लिम्ब की मेसेंकाइम सेल को हटाकर नॉन लिम्ब मेसेंकाइम सेल लगा दी तो क्या इफेक्ट होगा कि लिम्ब का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने लिम्ब की मेसेंकाइम सेल्स को तो रिमूव कर दिया है। लास्ट फिफ्थ एक और कंडीशन आती है कि कोई विंग AER है, विंग बन रहा है, विंग बनने की शुरुआत हो रही है और वहाँ पर आपने लेग मेसेंकाइम सेल्स को और ऐड कर दिया। तो लिम्ब की मेसेंकाइम सेल ऐड करने की वजह से विंग तो कंप्लीट बनेगा ही बनेगा, बट उस विंग के डिस्टल सिरे या उस विंग के ऊपर डिस्टल लिम्ब स्ट्रक्चर और ऐड हो जाएगी उस विंग के साथ में। तो ये स्ट्रक्चर भी उसमें के अंदर बन जाएगी, डिस्टल लिम्ब स्ट्रक्चर्स विंग के ऊपर और देखने को मिलेगी। इस तरह से कुछ AER इंटरेक्शंस होती हैं जिसके वजह से हमारे को कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं लिम्ब के डेवलपमेंट में। थैंक यू।